हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज की क्लास में हम अपनी क्लास 12th का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसे डिस्कस करते हैं। टॉपिक का नाम है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, चलिए पहले व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या। व्हीटस्टोन ब्रिज हमारे पास एक ऐसी अरेंजमेंट है, स्पेशल अरेंजमेंट होती है जिसमें 4 रजिस्टर्स कनेक्ट होते हैं लाइक दैट P Q R S। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या। व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसी अरेंजमेंट है जिस अरेंजमेंट में हम किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बाकी रिमेनिंग रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखते हैं। इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस used to determine one of these resistance quickly and accurately in terms of the remaining 3 resistances। वही बात आ गई जो मैं अभी आपसे बोल रहा था कि एक अननोन 4 रेजिस्टेंसेस का सर्किट होता है, अरेंजमेंट होती है जिसमें हम किसी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बाकी तीनों रिमेनिंग रेजिस्टेंसेस की हेल्प से। ठीक है, अब बात करते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। देखो, इसका वर्किंग प्रिंसिपल है कि हमारे पास यहाँ पर ये पॉइंट है बी और डी के बीच में जो हमारी आर्म है बी डी, इसके बीच में हमने गैल्वेनोमीटर अरेंज कर रखा है, एडजस्ट करा हुआ है, सर्किट में लगा रखा है। जैसे ही ये गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन इंडिकेट करेगा, जीरो डिफ्लेक्शन का मतलब कि पॉइंट बी और पॉइंट डी, बी और डी के बीच में क्या होगा, यहाँ पर कोई भी करंट नहीं आ रहा होगा। तो हम कह सकते हैं एक तरह से कि पॉइंट बी और पॉइंट डी जो हैं वो सेम पोटेंशियल पर होंगे। ठीक है, तो 2 टर्म्स हो गई। पहली टर्म्स में हम कह सकते हैं कि बी डी के अलॉन्ग करंट जो है जीरो हो, या फिर हम कह सकते हैं गैल्वेनोमीटर का जो करंट है यानी आई जी जो करंट है वो जीरो हो जाए। दूसरा, हमारे पास पॉइंट बी और पॉइंट डी सेम पोटेंशियल पर आते हैं, मीन्स इन दोनों का पॉइंट बी और डी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है अगर वो जीरो आता है तब हमारे पास P बाय Q और R बाय S इनका जो कोरस्पॉन्डिंग रेशो होगा वो रेशो इक्वल होगा। ठीक है, अगर ये चीज़ पॉसिबल आती है, अगर ये रिजल्ट हमारे पास आता है तो हमारा जो ब्रिज है हम कह सकते हैं वो बैलेंस है। मीन्स एक तरह से कि जो गैल्वेनोमीटर होगा, गैल्वेनोमीटर कोई भी करंट शो नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस सर्किट के बारे में। इस सर्किट के बारे में, सर्किट में है क्या क्या। देखो, हमारे पास 4 रेजिस्टेंसेस हमने यूज कर रखे हैं P Q R S। यहाँ पर हमारे पास एक बैटरी है, एक वन वे की हमने यूज की हुई है, एक गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, जनरली गैल्वेनोमीटर हमें करंट की डायरेक्शन इंडिकेट करके देता है। ठीक है, कि करंट जो है किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। और हमने कंसीडर कर रखा है यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर है हमारा ये G, ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमारे पास है यहाँ पर G। अब हम आगे देखते हैं। देखो, जैसे ही हम अगर हम बात करते हैं इसकी वर्किंग के बारे में कि वर्क कैसे करता है, तो वर्किंग के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक बैटरी हमारी अटैच है। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो पॉइंट ए के पास है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल एक वन वे की के साथ कनेक्शन में है और फिर वो पॉइंट सी के पास है। ठीक है, तो जैसे ही इस की को क्लोज किया जाएगा, जैसे ही हम इस की को क्लोज करते हैं तो सर्किट में क्या करेगा, सर्किट में करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। तो ए और वी यानी कि वी और ए, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो करंट है यहाँ पर वो टोटल करंट आई है, हमने आई कंसिडरेशन में ले रखा है। हम कंसीडर करते हैं कि जैसे ही करंट पॉइंट ए पर पहुंचता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कैसे कैसे, जो ए बी वाली वायर है, ए बी वाली वायर के पास जो करंट है वो I1 आता है। बचा हुआ करंट कहाँ जाएगा, ए डी वाली वायर के पास, ए और डी वाली वायर, ए और डी वाली वायर के पास जो करंट आएगा वो आएगा I माइनस I1। ठीक है, अब देखते हैं जैसे ही हमारा करंट जो है वो I1 पॉइंट बी पर जाता है, I1 पॉइंट बी पर जाता है तो हमारे पास जो करंट पॉइंट बी पर पहुंचा वो पॉइंट बी पर पहुंचने के बाद 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक तो होता है IG जो गैल्वेनोमीटर के पास जाता है और एक है I1 माइनस IG जो BC के अलॉन्ग जाता है। ठीक है, अब देखो पॉइंट डी पर अगर हम जाते हैं, पॉइंट डी पर 2 करंट आ रहे हैं, एक तो आ रहा है AD के अलॉन्ग वाला, एक आ रहा है BD के अलॉन्ग वाला। तो AD के अलॉन्ग जो करंट था वो था I माइनस I1 और BD के अलॉन्ग जो करंट था वो था IG। देखो, पॉइंट डी पर I माइनस I1 और IG ये दोनों करंट टोटल ऐड हो रहे हैं आके। तो जंक्शन रूल जो था हमारा किरचॉफ्स करंट लॉ, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है कि टोटल करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ये तो स्टेटमेंट होती है, बट यहां पर अगर हम बात करते हैं तो यहां पर जो टोटल करंट है हमारे पास वो टोटल करंट हमें मिलता है I माइनस I1 प्लस IG। ठीक है, अब ये जो आर्म है हमारी DC के अलॉन्ग जो करंट है वो I माइनस I1 प्लस IG मूव करेगा।
ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें कि इसके जो की पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स मतलब हमने किस किस चीज़ का यूज़ करना है, कौन कौन सी चीज़ हमें रिमेंबरिंग रखनी है। कल की यानी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के बारे में। हमने उसको एप्लीकेबल भी करना सीखा था कि हम कैसे अप्लाई करते हैं, हमने उसकी हेल्प से न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे। तो यहाँ पर हमें किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ही अप्लाई करना है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग के बारे में। इसकी वर्किंग क्या होगी, हमारे पास क्या था कि हमने 4 रेजिस्टेंसेस कंसीडर कर रखे थे, P, Q, R और S, ठीक है। ये इस तरह एक हमारी ये अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग है। और यहाँ पर हमारे पास एक बैटरी है जो पोटेंशियल डिफरेंस V क्रिएट करा रही है, और हमने एक गैल्वेनोमीटर भी अटैच कर रखा है, ठीक है। अब देखो हम अपनी साइड से लूप ले लेते हैं। लूप कंसीडर हम कर लेते हैं A, B, D और A। तो हम यूज़ करते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन लूप A, B, D, A। देखो हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अगर लूप में अप्लाई करते हैं तो हमारे पास देखो A से B जाना है पहले में, और जब हम A से B जाते हैं जिस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट चल रहा है, और रेजिस्टेंस यहाँ पर P है, ठीक है। तो AB का पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलता है हमें, AB का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमें मिलता है I1 इंटू P, जो हमारे पास ये होगा यहाँ पर, ठीक है, I1P। अब देखो लूप में अगर हम बात करते हैं, लूप में आगे नाम है BD, मीन्स हमें B से D जाना है। अब अगर हम B से D जाते हैं तो जिस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन मूव हो रही है, करंट भी उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है G। तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मीन्स हम कह सकते हैं B और D में जो पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है वो पोटेंशियल हमारे पास होगा यहाँ पर IG इंटू कैपिटल G, इस तरह से, ठीक है। अब हमें देखो कहाँ पे जाना है, हमारा आगे का टर्म है वो D से A जाना है हमें। तो जैसे ही हम D से A जाते हैं तो हम देखते हैं कि हम D से A जा रहे हैं, लेकिन जो करंट है वो A से D आ रहा है। करंट इज गोइंग फ्रॉम A to D एंड वी हैव टू मूव टुवर्ड्स D to A। In that case, we will find the direction of current is opposite. So we will use the negative sign here like that, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना था इस आर्म DA का कितना होगा। तो वो हमारा करंट इंटू रेजिस्टेंस होता है, तो करंट इसमें I माइनस I1 है और रेजिस्टेंस कैपिटल R है, तो हमारा ये रिजल्ट आ गया। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहता है कि जो टोटल चेंज होता है वोल्टेजेस के अंदर वो जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो जीरो हो गया। इक्वेशन को हमने रीअरेंज किया तो हमारे पास रिजल्ट आता है I1P प्लस IG इंटू कैपिटल G। कैपिटल G याद रखना क्या है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, ठीक है, इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R। इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं इसे। अब हम देखते हैं हमारे पास और भी लूप है आगे, मीन सर्किट और भी है। तो हम क्या करते हैं, अब सर्किट यानी कि हम लूप कंसीडर कर लेते हैं B, C, D और B। याद रखना लूप B, C, D, B। अब इस लूप का हमने यूज करना है, ठीक है। हम लूप का यूज करते हैं तो देखो पहले हमें कहाँ जाना है, पहले हमें जाना है B से C के पास। तो जब हम B से C के पास जाते हैं तो इसमें करंट क्या है, I1 माइनस IG, और रेजिस्टेंस है Q, ठीक है। तो जब रेजिस्टेंस Q है तो अब यहाँ पर जो वोल्टेज होगा, वोल्टेज कितना क्रिएट होगा BC के लिए, BC के लिए जो वोल्टेज मिलता है हमें वो मिलता है I1 माइनस IG इंटू Q, ठीक है। अब देखो हमारा जो लूप कहती है हमसे, लूप में आगे नाम आ रहा है C to D, तो हमें कहाँ जाना है, C से D, CD, ठीक है। और हम देखते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो माइनस का साइन आ गया। करंट यहाँ पर है I माइनस I1 प्लस IG, तो करंट ये आ गया, और जो रेजिस्टेंस S है उसका हमने यूज़ किया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। रिजल्ट ये आ गया। ये हमारे पास क्या है, ये आ गया वोल्टेज, कहाँ पर, CD के लिए। अब दोबारा से हमें कहाँ जाना है, लूप के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो D और B आ रहा है। अब तो हमें क्या करना है, D से B जाना है। जब हम D से B मूव करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलता है हमें, D से B मूव करने के बाद हमारे पास आता है IG, जो नेगेटिव का होगा क्योंकि अपोजिट साइन है, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। तो IG इंटू G इज इक्वल टू 0। जब आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हो तो रीअरेंज करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट आता है वो आता है I1 माइनस IG इंटू Q माइनस IG इज इक्वल टू I माइनस I1 प्लस IG इंटू S। हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। देखो सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारे पास जो दो इक्वेशन आ रही है ना, हमारी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, सबसे पहले हमें इन दोनों इक्वेशंस को रिमेंबर रखना है, याद रखना है कि ये इक्वेशंस हम कैसे कैलकुलेट करके ला रहे हैं। ये पॉइंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि बगैर इन इक्वेशंस के हम इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं तो आगे नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो आता है, नेक्स्ट पॉइंट हमने जैसा कि जो इसका प्रिंसिपल था
एक पॉइंट प्रिंसिपल में ही था इसमें कि इफ देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर, ठीक है, मीन्स नो करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर, इसका मतलब क्या है कि जो गैल्वेनोमीटर वाली आर्म है उस आर्म के अंदर जो करंट है वो जीरो है। अब गैल्वेनोमीटर वाली आर्म कौन सी हमारी गैल्वेनोमीटर वाली आर्म है ये, ठीक है, और यहाँ पर कौन सा करंट है हमारा IG है। तो हमारे पास क्या होगा, अब सर्किट में हमने आगे यूज़ करना है कि जो IG है, IG की जो वैल्यू है हमारी वो है जीरो, और जब हम IG को जीरो रखते हैं, अब क्या करना है हमें, IG की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में जीरो रखना है, जो हमने अभी पीछे इक्वेशंस कैलकुलेट की थी। तो हमारे पास आता है I1P प्लस जीरो इंटू कैपिटल G इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R। इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर कर लेते हैं, ऐसे इक्वेशन नंबर 2 को हम अरेंज करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है ये, ठीक है, ये बन जा, इसे हम कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 और 4 दोनों को हम डिवाइड करते हैं। जब दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, I1P बाय I1Q इज इक्वल टू I माइनस I1R डिवाइड बाय I माइनस I1S। तो कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ से I1 कैंसल आउट, यहाँ से I माइनस I1 कैंसल आउट, तो रिजल्ट आपके पास फाइनली आता है P बाय Q इज इक्वल टू R बाय S। जो हमारे पास क्या था, जो हमें फाइंड आउट करना था, जो हमारा काम था कि हमें क्या करना था, हमें ये चेकआउट करना था कि अगर करंट IG जीरो है, ठीक है, तो हमारे पास जो ब्रिज है इस कंडीशन को फॉलो करता है, ठीक है, ये हमारा एम था इसमें, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप समझ आया होगा, और अगर कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हो, ठीक है, और अगर कमेंट बॉक्स में नहीं डालना तो आप पर्सनली भी पूछ सकते हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन है हमारा, बेसिकली हमसे कई बार क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ ए व्हीटस्टोन ब्रिज, और एंड वी हैव टू एक्सप्लेन ऑन व्हाट फैक्टर्स इट डिपेंड्स, कि जो सेंसिटिविटी है व्हीटस्टोन ब्रिज की वो क्या है और वो कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की सेंसिटिविटी के बारे में। तो सेंसिटिविटी का मतलब क्या है, देखो व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने यूज़ किया था गैल्वेनोमीटर, तो सेंसिटिव जो आता है हमारे पास, मेन पॉइंट ये है कि रेजिस्टेंसेज में हम अगर थोड़ा सा भी चेंज करते हैं तो गैल्वेनोमीटर के अंदर जो डिफ्लेक्शन है ना वो ज़्यादा मिलता है हमें, ठीक है, लार्ज अमाउंट में डिफ्लेक्शन मिलता है, तो ये हमारा सेंसिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब डेफिनेशन में कह सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज सेड टू बी सेंसिटिव इफ इट शोज ए लार्ज डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर फॉर ए स्मॉल चेंज इन द रेजिस्टेंस। आगे वही कि जो हम बोल रहे थे कि रेजिस्टेंस में अगर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं तो गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, लार्ज डिफ्लेक्शन इंडिकेट करेगा, लार्ज डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है। तो यही हमारी क्या होती है, ये होती है हमारी सेंसिटिविटी। अब क्वेश्चन आता है हमारे पास कि सेंसिटिविटी को कैसे हम चेंज कर सकते हैं, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पर ये सेंसिटिविटी है व्हीटस्टोन ब्रिज की डिपेंड करती है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है हमारा कि जो रेजिस्टेंसेस हमने यूज़ कर रखे थे, यानी कि ये PQRS, ये जो हमने रेजिस्टेंस यूज़ कर रखे हैं इनका मैग्नीट्यूड क्या है, इनके मैग्नीट्यूड्स, इनका रिलेटिव मैग्नीट्यूड्स क्या है, ठीक है। और हमारे पास एक पॉइंट आता है कि जब इन चारों रजिस्टर्स का ऑर्डर सेम होगा, या तो हम कहते हैं कि इनका ऑर्डर सेम है या फिर हम कह देते हैं कि इनकी वैल्यू सेम है, तो उस केस में जो ब्रिज है हमारा वो मोस्ट सेंसिटिव कंडीशन में होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमसे एग्जाम में कई बार 1 मार्क्स क्वेश्चन में भी पूछ ली जाती है, और हो सकता है प्रैक्टिकल एग्जामिनर भी हमसे ये चीज़ पूछ ले कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज है हमारा वो बैलेंस कह रहा हूँ, मोस्ट सेंसिटिव कंडीशन में कब होगा, व्हेन ए व्हीटस्टोन ब्रिज सेड टू बी मोस्ट सेंसिटिव। तो व्हीटस्टोन ब्रिज को मोस्ट सेंसिटिव तभी बोला जाएगा कब, जब चारों रेजिस्टेंसेस की वैल्यू सेम हो, या फिर हम कह सकते हैं कि चारों रेजिस्टेंस का जो ऑर्डर है वो सेम हो, ठीक है। और जो दूसरा फैक्टर है सेंसिटिविटी के लिए वो डिपेंड करता है पोजीशंस ऑफ बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर की, गैल्वेनोमीटर और बैटरी को हमने किस तरीके से सर्किट में अटैच कर रखा है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन दोनों में, ठीक है। आई होप कि समझ आया होगा हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। तो आगे बढ़े हम। अब आता है हमारे पास आगे का जो टॉपिक है वो है व्हीटस्टोन ब्रिज की एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है हमारे पास, ठीक है, जिसका नाम है मीटर ब्रिज। अब ये मीटर ब्रिज ही क्यों है, चलिए आगे हम बात करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है मीटर ब्रिज, ठीक है। इसका दूसरा नाम है स्लाइड वायर ब्रिज, और हम इसे कैरी फॉस्टर ब्रिज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब तीनों नाम के बारे में हम बात करते हैं। पहला नाम था हमारा मीटर ब्रिज। इसे मीटर ब्रिज क्यों बोला जा रहा है, देखो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट A और पॉइंट B है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो वायर है ना, इस वायर की लेंथ 1 मीटर है। तो पहला पॉइंट हो गया मीटर ब्रिज, इसलिए बोला जा रहा है इसे, ठीक है। अब दूसरा नाम आ रहा है स्लाइड वायर ब्रिज, स्लाइड वायर ब्रिज।
अब स्लाइड वायर ब्रिज क्यों बोल रहे हैं? स्लाइड वायर ब्रिज के पीछे जो रीज़न है वो ये है कि देखो जो हमारे पास यहाँ पर जोकी होती है ना, इस जोकी को हम क्या करते हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में स्लाइड कराते हैं वायर के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए इसे स्लाइड वायर ब्रिज भी बोला जाता है। और तीसरा नाम जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है वो आपका है कैरी फास्टर ब्रिज। कैरी फास्टर ब्रिज क्यों बोल रहे हैं हम इसे? कैरी फास्टर इसलिए क्योंकि ये जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट हमारे पास यूज़ हुई थी। कैरी फास्टर ने साइंटिस्ट थे हमारे, उन्होंने इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया था हमें, ठीक है। अब हम देखते हैं इस मीटर ब्रिज का यूज़ क्या है। मीटर ब्रिज का हम यूज़ करते हैं जनरली अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पे हमारा जो अननोन रेजिस्टेंस है वो हम एस कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो अब काम है यहाँ पे उस अननोन रेजिस्टेंस एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हमारा है इस मीटर ब्रिज का काम, एम जो होगा, ठीक है। इसका वर्किंग जो प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल इसका व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस होता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का वर्किंग प्रिंसिपल क्या था कि अगर गैल्वेनोमीटर के अंदर नल डिफ्लेक्शन आता है, ठीक है, तो आपके पास जो ब्रिज है वो बैलेंस होता है और आप कहते हो कि P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाय एस। इन P, Q और RS का जो रेशो होता है वो रिलेटिव रेशो, कॉरस्पॉन्डिंग रेशो, रेस्पेक्टिव रेशो सेम होता है, ठीक है। ये तो रहा कि इसमें करना क्या है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में कि मीन्स ये फॉर्म कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, A और B, ये दो पॉइंट्स हमने यूज़ कर रखे हैं। दोनों पॉइंट्स के बीच में हमने एक वायर लगा रखी है। इस वायर की जो लेंथ है हमारे पास वो 1 मीटर होती है या फिर हम कहते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं। और जो ये वायर है ना, ये वायर मेटल की नहीं होती है, ये वायर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं अलॉय की। अलॉय जैसे मैग्नेन होता है हमारे पास या फिर हम कॉन्स्टेंटिन यूज़ करते हैं। अब मेटल वायर यानी कॉपर का यूज़ क्यों नहीं किया? कॉपर का यूज़ इसलिए नहीं किया क्योंकि जो अलॉयज़ होते हैं हमारे पास, अलॉयज़ का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी होती है वो हमारे पास लो होता है, ठीक है। जिस वजह से हम यहाँ पर अलॉयज़ का यूज़ कर लेते हैं इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ मेटल्स। अब यहाँ पर देखो ये एल शेप है, यहाँ पर एक एल शेप ये है, एक एल शेप ये है। ये क्या है? ये यहाँ पर थिक कॉपर स्ट्रिप्स होती हैं। ये थिक कॉपर स्ट्रिप्स हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? सर्किट को बैलेंस कराने के लिए एक तरह से हम कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने एक बैटरी का यूज़ कर रखा है। बैटरी जो वोल्टेज यानी जिसका जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल V है। एक हमारे पास यहाँ पर ये 1 वे की होगी। R यहाँ पर हमारे पास नॉन रेजिस्टेंस होता है। S जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। ये हमारे पास वुडन बोर्ड होता है। वुडन बोर्ड पर ये सारी की सारी चीज़ फिट होती है। यहाँ हम अटैच करते हैं, ये गैल्वेनोमीटर होता है। गैल्वेनोमीटर का एक एंड हम अटैच करते हैं जोकी के साथ और एक एंड हम अटैच करते हैं वुडन बोर्ड पर जो हमारा फिट है ये अरेंजमेंट यहाँ इस पॉइंट के साथ, ठीक है। ये तो होगी इसकी कंस्ट्रक्शन। अब बात कर लेते हैं वर्किंग के बारे में। देखो जैसे ही पॉइंट R, यहाँ जो हमारा है ये रेजिस्टेंस बॉक्स होता है R, इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से एक सुटेबल रेजिस्टेंस हम टेक आउट करते हैं, ठीक है। जैसे ही टेक आउट किया जाता है और हम क्या करते हैं, जोकी को मूव कराते हैं वायर A और वायर B के बीच में, पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में। कब तक? जब तक किसी पॉइंट पर नल डिफ्लेक्शन नहीं मिलता। गैल्वेनोमीटर के अंदर नल डिफ्लेक्शन मीन्स जो गैल्वेनोमीटर है हमारा, उसकी जो निडल है जब तक वो जीरो वाले पॉइंट पर आकर नहीं रुकती तब तक हमें क्या करना है, पॉइंट A और B के बीच में वायर पर हमें स्लाइड कराना है, ठीक है। और जैसे ही हमें मिल जाती है तो हम कह देते हैं कि हमारा जो ब्रिज है वो बैलेंस कंडीशन में आ जाता है। और इस केस में हम कंसीडर कर लेते हैं कि जो P और Q होंगे वो रेजिस्टेंसेज होंगे ऑफ द वायर, ठीक है। वायर पार्ट जो होगा, यानी कि हमने यहाँ पर कंसीडर किया है पॉइंट J। पॉइंट J क्या है हमारा? पॉइंट J वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर हमें नल डिफ्लेक्शन मिला है। तो हम कह सकते हैं कि A और J इसके बीच की जो लेंथ है, हमारे पास पॉइंट J जो आया था वो पॉइंट J क्या था? हमारा नल डिफ्लेक्शन का पॉइंट था। तो A और J यानी कि A और J जो डिस्टेंस है इसे हम L कंसीडर कर लेते हैं और जो बाकी डिस्टेंस बचती है B और J वो होती है हमारे पास 100 माइनस L सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे कि हमने कंसिडरेशन में लिया है कि जो रेजिस्टेंस Q है वो तो होगा पॉइंट A और पॉइंट J के बीच की वायर का। रेजिस्टेंस P जो है वो तो होगा A और J के बीच की वायर का। और जो रेजिस्टेंस Q है वो होगा B और J के बीच में जो वायर अटैच है इसका, ठीक है। इसमें अब हम एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, कौन सा? कि जो स्मॉल r है वो क्या है हमारे पास? रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ द वायर, ठीक है। कि पर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर के अंदर कितना रेजिस्टेंस है वायर का, वो हमारे पास है R, स्मॉल r हमने कंसीडर किया है, ठीक है।
तो हमारे पास क्या आता है, अब हमने फाइंड आउट करना है रेजिस्टेंस, तो हम लेते हैं रेजिस्टेंस P अक्रॉस ए जे। हमें पता है कि हमने कंसिडरेशन में लिया था कि ए और जे के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो P है, तो P के लिए जो वैल्यू आती है वो आती है R/L, ठीक है। ऐसे ही हम रेजिस्टेंस Q के अक्रॉस निकालते हैं, BJ वो हमारे पास आती है 100 - L/R, ठीक है। अब इन दोनों का हम व्हीटस्टोन ब्रिज की जो बैलेंस कंडीशन है वो हमें पता है क्या थी हमारे पास, वो थी P/Q = R/S। अब जो कोरोस्पोंडिंग वैल्यूज़ हैं, इन वैल्यूज़ को हमने प्लेसअप करना है, ठीक है। जैसे ही हम इन वैल्यूज़ को प्लेसअप करते हैं तो प्लेसअप करने के बाद आपके पास रिजल्ट आता है R/S, ओके। तो हमारे पास यहाँ से हम यूज़ करते हैं तो S = आता है 100 - L/L/R। ये जो अननोन रेजिस्टेंस था, उस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, जो हमारा काम था। और इसमें यूज़ किया था हमने व्हीटस्टोन ब्रिज की जो बैलेंस कंडीशन थी, तो इसीलिए हम मीटर ब्रिज को व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का भी नाम देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि समझ आया होगा आपको। और अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी डाल के पूछ सकते हैं और पर्सनली भी आप पूछ सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हमारे पास कई बार ये क्वेश्चन भी आता है, हमसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पर देखो हमारे पास एक बैटरी है और हमने यूज़ कर रखा है एक गैल्वेनोमीटर। अब क्वेश्चन कहता है कि अगर हम इस बैटरी और इस गैल्वेनोमीटर इन दोनों की पोजीशंस को इंटरचेंज कर देते हैं, तो क्या हमारे पास जो पोजीशन आ रही है नल डिफ्लेक्शन की, यानी कि जो पॉइंट J आ रहा है, क्या इस पोजीशन की वैल्यू चेंज हो जाती है? तो जो आंसर होगा हमारा, इसमें कोई चेंज नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो नल डिफ्लेक्शन की जो पोजीशन है वो डिपेंड करती है इन चीज़ों पर, वो पोजीशन ऑफ बैटरी और पोजीशन ऑफ गैल्वेनोमीटर पर इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि देयर विल बी नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ नल पॉइंट इफ़ देयर इज़ a change in the position if the battery and galvanometer are interchange, okay। आई होप कि समझ आया होगा, ठीक है। और अगर आपका कहीं डाउट रहता है, दोबारा बोल रहा हूँ, आप मेरे से पूछ सकते हो। और एक बात ज़रूर याद रखना, वीडियो में आखिरी में लास्ट में बोलता हूँ कि लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगली क्लास में। ओके।